इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सरगम दिन भर कुछ न कुछ रस्में निभाती रही। फिर रात हुई और दमयंती बुआ ने सरगम को फिर से तैयार करके बिस्तर पर बैठा दिया। सरगम ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए आज दमयंती बुआ ने उसे हल्की साड़ी ही पहनाई। सरगम को गहने भी पसंद नहीं थे, इसलिए दमयंती ने उसे बिल्कुल थोड़े ही गहने पहनाए। फिर दमयंती सरगम से बोली, आज मत सोना, आज दूल्हे से थोड़ी ही सही लेकिन बातें जरूर कर लेना। ठीक है बुआ जी, नींद ना आई तो देखूंगी, सरगम बोली। ये रहे पान और आज अपने दूल्हे को जरूर से खिला देना। दमयंती बुआ कमरे से जाते जाते हिदायत दे गई। संयम रात को कमरे में आया तो आज सरगम जाग रही थी। संयम ने दरवाजे बंद किए तो सरगम ने उसके चरण स्पर्श किए। फिर उससे बोली, लो पान खा लो क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सरगम की बात सुनकर संयम हंस पड़ा। अरे हंस क्यों रहे हो? सरगम ने गुस्से से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। लाओ मुझे पान दे दो और तुम सो जाओ, संयम बोला। ठीक है। इतना कहकर सरगम ने उसे पान दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। संयम ने भी चटाई बिछाई और लेटने लगा तो सरगम बोली, तुम फर्श पर लेटोगे? हाँ, बिस्तर पर तो जगह ही नहीं रहती। तुम पाँव पसार कर जो सोती हो, मैंने रात को देखा था, संयम बोला। सच में? मैं इस तरह से सोती हूँ? सरगम ने पूछा। हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो, संयम बोला। तो तुम नीचे ही लेट जाओ। तुम अगर बिस्तर में लेटे तो कहीं भूल से पाँव लग गया तो मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगना चाहिए। सरगम बोली, ठीक है तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर ठीक हूँ, संयम बोला। तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपना बिस्तर मुझे दे दिया। सरगम बोली, इस कमरे में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा भी तो है। मैं भी, संयम ने बाद वाले शब्द धीरे से कहे। तुम सच कहते हो, ये सब अब मेरा भी है? सरगम ने पूछा। हाँ, सब कुछ, संयम बोला। तुम सच में बहुत अच्छे हो। और इतना कहकर सरगम सो गई। और तुम कितना भोली हो, मेरे मन की बात ही नहीं समझती, संयम ने मन में कहा। दूसरी रात भी अल्हड़ सरगम ने संयम के मन की बात को ना समझा। संयम के नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी था। अपनी नई नवेली दुल्हन से वो जी भरकर बातें करना चाहता था, लेकिन शायद इन सब का उसके जीवन में अभी समय नहीं आया था। यही सोचते संयम की आंख लग गई। सुबह हुई और फिर से दमयंती बुआ ने दरवाजा खटखटाया और आज भी संयम ने ही दरवाजा खोला। दमयंती ने देखा कि आज भी सब कुछ वैसे का वैसा है। कितनी नादान है ये लड़की, कुछ भी नहीं जानती। मैंने कितना समझाया था, लेकिन समझी ही नहीं, दमयंती ने मन में सोचा। फिर संयम से बोली, संयम, आज पगफेरे की रस्म के लिए तुझे बहू को लेकर उसके मायके जाना होगा और शाम तक लौटना भी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। तांगे वाला बस आता ही होगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं बहू को जगाकर उसे तैयार कराती हूँ। और इतना कहकर दमयंती ने सरगम को जगाया तो सरगम बोली, सोने दो ना बुआ जी, बहू अपने नाना जी से मिलने नहीं जाओगी? दमयंती बोली, हाँ, नाना जी से मिलने तो जाना है मुझे। सरगम बोली, तो फिर तैयार हो जा बहू, देख तांगे वाला भी आ गया है। दमयंती बुआ बोली। दमयंती की बात सुनकर सरगम जाग पड़ी, क्योंकि उसे तांगे में सैर करने में बहुत मजा आता था और वो दमयंती के संग तैयार होने चल पड़ी। उधर संयम भी तैयार होने चला गया। सरगम को तैयार करने के बाद दमयंती ने दोनों को नाश्ता कराया। फिर सरगम से कहा कि सबका आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक कुछ नाश्ता बांध देती हूँ और सुराही में पानी भरे देती हूँ। फिर सबका आशीर्वाद लेकर सरगम तांगे में जा बैठी। दमयंती ने प्यार से सरगम का माथा चूमते हुए कहा, बहू अपना ख्याल रखना, नाश्ता और पानी मैंने तांगे में रखवा दिया है, शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आना, डकैतों का डर रहता है रास्ते में। इतना जेवर जो पहनकर जा रही हो, फिक्र मत करो बुआ, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे, संयम बोला। फिर तांगा चल पड़ा सरगम के मायके की ओर। दोनों घर पहुंचे तो कनकलता ने फौरन ही सरगम को सीने से लगा लिया। कालिंदी भी तब वहीं थी और उसने सरगम को अकेले में ले जाकर पूछा, और सुना, जीजाजी कैसे हैं? मैं क्या जानूं, ठीक ही होंगे, सरगम बोली। क्यों, तूने पान नहीं खिलाया? कालिंदी ने पूछा। खिलाया था ना, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि पान मुझे दे दो और तुम सो जाओ, सरगम बोली। सरगम की बात सुनकर कालिंदी अचरज में पड़ गई और उसने ये बात कनकलता से बता दी। कनकलता हैरान हो गई और उसने संयम को अकेले में बुलाकर बात की। संयम ने सब सच सच बता दिया और कनकलता से बोला, मामी जी आप घबराइए नहीं, वो थोड़ी भोली है, समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। अगर जबरदस्ती करके मैं उसे पा भी लूं
तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं, प्रेम करे। संयम की बात सुनकर कनकलता को बहुत तसल्ली और उसने संयम से पूछा, आपको सरगम पसंद तो है ना? क्योंकि आप उसे देखने नहीं आए थे, इसलिए थोड़ी चिंता थी। वो इतनी भोली और नादान है कि भला उसे कौन नहीं पसंद करेगा। मैंने उसे जब पहली बार देखा था, तभी मुझे उससे प्रेम हो गया था। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करने लगे। जब मन मिल जाएंगे तो तन भी मिल ही जाएंगे। ऐसी भी जल्दी क्या है? सारी उम्र पड़ी है। पहले हम एक दूसरे को समझ तो लें। संयम बोला। संयम की बातें सुनकर कनकलता बोली, दामाद जी, हम धन्य हो गए आप जैसा दामाद पाकर। आपके उच्च विचारों ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं सरगम की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सरगम को हमेशा खुश रखेंगे। कनकलता ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया, फिर संयम और सरगम को शगुन देकर विदा किया। तांगे में पूरे घर के लिए मिठाइयाँ, फल और कपड़े भी भिजवाएं। अंधेरा होने के पहले दोनों घर भी पहुंच गए। फिर 2-4 दिन संयम घर पर और रहा, लेकिन वो अब भी फर्श पर चटाई बिछाकर ही सोता और सरगम ऊपर पलंग पर। अब संयम की छुट्टियां भी खत्म होने को आई थीं, जो उसने अपनी शादी के लिए ली थी, इसलिए उसे अपनी नौकरी पर शहर वापस जाना था और उसने सरगम से इस विषय पर रात को बात करने का सोचा। सरगम उस समय सोई नहीं थी, बस लेटी थी। सरगम, सो गई क्या? संयम ने पूछा। नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो? सरगम बोली। मैं परसों शहर चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। संयम बोला। तो क्या तुम शहर में रहते हो? सरगम ने पूछा। हाँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ ना, संयम बोला। मुझे भी शहर देखना है, सरगम बोली। तो चलोगी मेरे संग? संयम ने पूछा। हाँ हाँ, चलूंगी। मुझे तुम ले चलोगे ना? सरगम ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तो कल मैं बुआ से कह दूंगा, वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तैयारी बना देंगी। संयम बोला। ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम कितने अच्छे हो, सरगम बोली। सच में मैं अच्छा हूँ, तुम्हें पसंद हूँ? संयम ने पूछा। हाँ, तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो। तुम लड़ते भी नहीं हो। मेरे गांव के तो सब लड़के मुझसे लड़ा करते थे, मेरे अमरूद भी छीन लेते थे, सरगम बोली। संयम ऐसे ही सरगम से बातें करता रहा और कुछ देर बाद सरगम सो गई। सुबह हुई। संयम ने सबसे कहा कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब वो वापस शहर जाएगा। सरगम को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है। संयम की बात घर की औरतों को पसंद नहीं आई। संयम की माँ शुभद्रा ने कहा, बहू को अभी यही रहकर कुछ काम धाम सीखने दो, बड़ों की कुछ सेवा कर ले, फिर तो जिंदगी भर उसे तेरे साथ ही रहना है। लेकिन संयम न माना और ये बात उड़ते उड़ते जगजीवन राम जी तक पहुंची। तब वे बोले, ये ठीक है कि बहू को यहाँ कुछ दिन रहकर हम सब की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी उनका नया नया ब्याह हुआ है, उनके खेलने खाने के दिन हैं, साथ में जाने दो दोनों को। बहू फिर कभी यहाँ रहकर हम सब की सेवा कर लेगी। अब जगजीवन राम जी की बात टालने की किसी में हिम्मत ना थी और आखिरकार परिवार वालों को मजबूरी में सरगम को संयम के साथ शहर भेजना ही पड़ा। संयम शहर में सरकारी घर में रहता था और पूरी कॉलोनी में सब उसके ही ऑफिस के लोग रहते थे। सबसे संयम का अच्छा व्यवहार था। जब सबने संयम को सरगम के साथ देखा तो बोले, बताया भी नहीं और अकेले अकेले ही ब्याह के लड्डू खाकर आ गए। सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। दादाजी को लड़की पसंद आ गई तो मैंने भी हाँ कर दी ब्याह के लिए। संयम बोला, कोई बात नहीं भाई, बधाई हो। सबकी बधाई पाकर संयम और सरगम घर के भीतर पहुंचे। इतने दिनों से घर बंद था, इसलिए घर बहुत गंदा पड़ा था। उसने सरगम से कहा कि तुम कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो और चुपचाप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तब तक सफाई करता हूँ। संयम ने घर साफ करके नहाया और फिर सरगम से बोला, उठो, मैं चाय बनाता हूँ, तुम तब तक घर से लाया हुआ खाने का सामान निकालो। फिर संयम ने पाउडर वाला दूध खोलकर चाय बनाई और सरगम ने खाने का सामान निकाला। खाने का सामान बांधे रहने से खाने लायक नहीं रह गया था, इसलिए दोनों ने चाय और बिस्किट से ही काम चला लिया। शाम हुई। संयम ने सरगम से कहा, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो, मैं सब्जी और कुछ राशन लेकर अभी आया। सामान लेकर संयम घर लौट आया और उसने ही शाम का खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया और फिर संयम ने ही बर्तन धुलकर रखे। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर सरगम पलंग पर और संयम सोफे पर सो गया। ऐसी ही दोनों की दिनचर्या चल रही थी। संयम सुबह सारा काम करता, सफाई करता, खाना बनाता और फिर ऑफिस चला जाता। शाम को भी वो ही ऑफिस से आकर खाना बनाता और बर्तन धोता। उनके घर के बगल में ही ऑफिस में संयम के साथ काम करने वाले जोशी जी रहते थे, जिनसे संयम का अच्छा व्यवहार था।
मिसेज जोशी से संयम ने कहकर सरगम के लिए 2-4 जोड़ी सलवार कमीज और उसकी ज़रूरत का कुछ सामान भी मंगवा लिया था। मिसेज जोशी को संयम दीदी कहता था और जोशी जी को भाई साहब। मिसेज जोशी ने संयम से कहा भी कि काम के लिए बाई क्यों नहीं लगवा लेते, तो संयम बोला, दीदी आप सरगम को तो जानती ही हैं कितनी भोली है, इसलिए बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक नहीं। मिसेज जोशी का नाम वसुधा था। उनकी एक बेटी थी जो कि 9वीं में पहुंची थी। उसका नाम अवंतिका था। वो जब स्कूल की ड्रेस पहनकर बालों में रिबन लगाकर 2 चोटी बनाकर स्कूल जाती तो सरगम का भी मन करता कि वो भी स्कूल जाएं, और ये बात उसने संयम से कही। संयम ने सोचा कि ये बात पहले उसके मन में क्यों नहीं आई कि सरगम का स्कूल में एडमिशन करवा दें। स्कूल जाएंगी तो कुछ सीखेगी ही और घर पर रहकर बोर भी नहीं होगी। ये बात उसने वसुधा दीदी से कही और वसुधा दीदी बोली, यही ठीक रहेगा सरगम के लिए। स्कूल की प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान है, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। और थोड़ी सोच सिफारिश के बाद आखिरकार सरगम को स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन मिल ही गया। नई नई किताबें और स्कूल की ड्रेस को देखकर सरगम चहक उठी और संयम के लिए एक काम और बढ़ गया, सरगम को पढ़ाने का। लेकिन संयम के पास तो बहुत संयम था और उसने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार सरगम ने अच्छे नंबरों से 9वीं पास कर ली। लेकिन इतने दिन साथ रहकर भी सरगम के मन में संयम के लिए प्यार का अंकुर ना फूटा। वो तो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। अब सरगम 10वीं में पहुंच गई थी और वो 18 की पूरी होने वाली थी। उस उम्र में लड़कियां जवानी में कदम रखते हुए तरह तरह की बातें करने लगती हैं। सरगम की कक्षा में भी कुछ ऐसी ही लड़कियां थीं। वसुधा की बेटी अवंतिका भी उसकी ही कक्षा में पढ़ती थी और वो भी सरगम से ऐसी बातें करती तो सरगम उसे झटक देती, कहती मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो घर पर आकर संयम से भी सब कुछ बता देती और संयम उसकी नादानी पर मन ही मन हंसता और कहता कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक साल और बीतने को आया। अब सरगम की 10वीं की परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन आखिरी पैर था। उसे अपनी तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने ये बात संयम से कही तो संयम ने सोचा थकावट का बुखार है, रात भर पड़ती रहती है, शायद इसलिए बुखार सा लग रहा होगा। फिर उसने सरगम को बुखार की गोली दे दी और सरगम पेपर देने चली गई। दवा खाकर सरगम को बेहतर लग रहा था। उसने उस दिन आराम से अपना पेपर दिया। पेपर देकर वो अवंतिका के संग घर वापस लौट रही थी तो तभी जोर की बारिश होने लगी और वो पूरी तरह से भीग गई। जैसे तैसे दोनों घर पहुंची। तब तक दवा का असर भी खत्म हो चुका था और सरगम को फिर से बुखार हो गया। अब उसे घर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जबकि स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे तैसे वो घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और सोफे पर वैसे ही गीले कपड़ों में लेट गई। उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, शायद इसलिए उसे कपड़े बदलने का होश ना रहा था। आज संयम भी जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसे सरगम का पेपर जो चेक करना था कि उसका आज का पेपर कैसा गया है। घर की दूसरी चाबी हमेशा उसके पास रहती थी, इसलिए वो चुपचाप दरवाजा खोलकर घर के भीतर आ गया। तब उसने देखा कि सरगम ने तो आज कपड़े ही नहीं बदले और ऐसे ही स्कूल की ड्रेस में ही सो गई। इसलिए जगाने के लिए जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया तो सरगम का बदन आग की तरह तप रहा था। गीले कपड़ों ने उसके ताप को और भी बढ़ा दिया था। कपड़े बदलने भी जरूरी थे। संयम ने हिम्मत करके सरगम के कपड़े बदले। सूखे कपड़े पहनाकर उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और वसुधा के घर जाकर उससे कहा कि सरगम की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान रखिएगा। फिर संयम जल्दी से डॉक्टर साहब को लेकर आ पहुंचा। डॉक्टर साहब ने सरगम का चेकअप किया तो बोले, इन्हें टाइफाइड हुआ है, अभी बिल्कुल माइनर स्टेज पर है, इसलिए इन्हें बुखार हुआ है। इनके खाने पीने का खास ख्याल रखें, लगता है बारिश में भीगने से इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सरगम को इंजेक्शन दिया, कुछ दवाएं लिखीं और फिर से वे संयम से बोले, 2 दिन के बाद इन्हें मेरे क्लिनिक ले आइएगा, दोबारा चेकअप कर लूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही आपने इन्हें दिखा लिया, इसलिए मर्ज ज्यादा नहीं बढ़ पाया, नहीं तो टाइफाइड ठीक होने में मुश्किल हो जाती है। मरीज को हल्का खाना दीजिए, फल वगैरह ज्यादा हो खाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर संयम ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी फीस दी और उन्हें बाहर तक छोड़ आया। वसुधा भी अपने घर चली गई और फिर संयम सरगम के पास आकर बैठ गया
और उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। दोपहर में तबीयत ज्यादा खराब लग रही थी, इसलिए घर आकर ऐसे ही गीली ड्रेस में सोफे पर ही लेट गई। हिम्मत न हुई कपड़े बदलने की। सरगम बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो तुम कपड़े बदल ही लेती, ऐसे ही थोड़ी लेटती। संयम बोला, तो फिर तुमने बदले क्या मेरे कपड़े? सरगम ने पूछा, क्या करता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें होश ही नहीं था, इसलिए बदल दिए तुम्हारे कपड़े। संयम बोला, मुझे अब शर्म आ रही है। सरगम सकुचाते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम्हें शर्म भी आने लगी, लेकिन कब से? संयम ने चुटकी लेते हुए पूछा, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, जैसे कि कक्षा की लड़कियां उड़ाती हैं? कहती है तुझे कुछ नहीं पता। सरगम भोलेपन से बोली, नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो यूं ही कह रहा था। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं तब तक खाने का इंतजाम करता हूँ। फिर तुम्हें दवा भी तो खानी होगी। संयम बोला, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, बाद में बातें करते हैं। सरगम बोली। फिर संयम ने मूंग दाल की चटपटी सी खिचड़ी बनाई और दोनों ने खाई। सरगम ने अचार और घी मांगा तो संयम ने मना कर दिया। तब सरगम बोली, लेकिन तुम तो खा रहे हो, लो, मैं भी नहीं खाता, अब खुश। संयम बोला। फिर दोनों खाना खाकर फुर्सत हुए तो संयम ने रसोई में जाकर बर्तन धुले और फिर से सरगम के सिरहाने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद संयम सरगम से बोला, अब तुम आराम करो, मैं भी सोफे पर जाकर लेट जाता हूँ। तब सरगम बोली, आज मेरे पास लेट जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है शायद इसलिए, और फिर आज तो सोफा भी गीला होगा। मैं दिन भर सोफे पर ही तो लेटी थी, जब बारिश में भी गग कर आई थी। आज तुम यही सो जाओ, अब तो मैं पाँव पसार कर भी नहीं लेटती, बड़ी जो हो गई हूँ। पहले तो संयम सरगम की मासूमियत पर हंसा, फिर सरगम की इस बात को संयम टाल न सका और बिस्तर पर ही लेट गया। वो दिन भर का थका था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई, लेकिन सरगम तो दिन भर सोई थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। सरगम ने संयम की ओर करवट ली और बिना पलक झपकाए उसे एकटक निहारती रही। आज उसने शादी के बाद संयम को पहली बार गौर से देखा और इस नज़र से पहली बार देखा था। सरगम मन में सोच रही थी, कितना भोला मासूम सा चेहरा है संयम का, कितने सुंदर नैन नक्श हैं। आज से पहले उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे खूबसूरत है उसका दिल, जिसमें प्रेम और दया का अथाह भंडार है। ये तो एक अनमोल खजाना है और इसको मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। इसका कोमल स्वभाव, मधुर वाणी, सहनशीलता, क्या क्या गुण इसमें नहीं समाये। और एक मैं हूँ कि कभी इसे तवज्जो ही नहीं दी। इसके सानिध्य में रहकर तो पत्थर भी पिघल जाएं। फिर मैं तो इंसान हूँ, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे ऐसा अनमोल तोहफा बख्शने के लिए। इतना सोचते सोचते सरगम की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसने उठकर संयम के माथे को चूम लिया। सरगम के चुंबन का स्पर्श संयम ने अपने माथे पर महसूस किया, लेकिन वो चुप्पी साधे लेटा रहा। वो यही चाहता कि सरगम को प्यार का एहसास खुद से हो और वो ही उसके करीब आए। और शायद धीरे धीरे अब उसे ये एहसास हो रहा था। फिर सरगम ने अपना एक हाथ संयम के सीने पर रखा और वो सो गई। लेकिन उधर संयम को सरगम की गर्म सांसें बेचैन कर रही थीं। फिर संयम ने करवट ली और सरगम से दूरी बनाकर सो गया। सुबह हुई, पहले संयम जागा और चाय बनाकर सरगम को जगाते हुए बोला, उठिए श्रीमती जी, चाय पी लीजिए। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सरगम ने आंखें खोली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे भाई, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चुटकुला थोड़े ही सुनाया है। संयम बोला, तुमने मुझे श्रीमती जी बोला, इसलिए हंसी आ गई। सरगम बोली, तो तुम मेरी श्रीमती तो हो, इसलिए तो मैंने श्रीमती बोला। संयम ने कहा, तो तुम मेरे श्रीमान हुए। सरगम बोली, और क्या? अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ते में क्या खाओगी? संयम ने पूछा, कुछ भी बना लो, अब से सब खा लिया करूंगी, कोई भी नखरे नहीं करूंगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हें जब देखो तब परेशान करती रहती हूँ। सरगम बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। संयम बोला, तुम मुंह से कहो या ना कहो, लेकिन ऐसा ही है। सरगम बोली, चलो ठीक है, इस बात पर बाद में बहस कर लेना, पहले चाय पी लो। संयम बोला, हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी, ऑफिस भी तो जाना होगा। सरगम बोली, नहीं जाना, ऑफिस से मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली है, तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं है ना, इसलिए। संयम बोला, तब ठीक है,
मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। सरगम बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। कल दादाजी की चिट्ठी आई थी, तुम्हारी तबीयत के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया। सोचा बाद में पढ़ूंगा, तुम जाकर नहा लो। तब तक मैं चिट्ठी पढ़कर देखता हूँ आखिर क्या लिखा है उन्होंने। संयम बोला, हाँ, हम लोग दिवाली में गांव गए थे। तब से गांव भी तो नहीं गए, इसलिए उन्होंने खैर खबर पूछी होगी। सरगम बोली, हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। संयम बोला, फिर सरगम नहाने चली गई और संयम ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो सच में जगजीवन राम जी ने दोनों का हालचाल पूछा था। चिट्ठी पढ़कर संयम नाश्ता बनाने चला गया। थोड़ी ही देर में सरगम नहाकर आई और आज उसने लाल साड़ी पहनी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने साड़ी पहनी थी। दिवाली पर जब गांव गई थी तब वहां उसने साड़ी पहनी थी। वो यहाँ रहती है तो सलवार कमीज ही पहनती है। साड़ी को उसने बहुत सलीके से बांधा था, क्योंकि अब उसने साड़ी पहनना सीख लिया था। फिर उसने मांग में सिंदूर भरा, लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल की पतली धार डाली, लाल चूड़ियां भी पहनी, पैरों में पायल भी डाल ली। खुले गीले बालों में जब वो संयम के सामने पहुंची तो संयम उसे एकटक देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जब संयम ने कुछ नहीं कहा तो सरगम ने मजबूर होकर संयम से पूछा, ये लाल साड़ी कैसी लग रही है? देखकर बताओ तो जरा, अच्छी लग रही है। उस समय संयम का पूरा ध्यान पोहे की कढ़ाई पर था। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि सरगम चिढ़े। तुम मेरी ओर देख तो रहे नहीं हो और कहते हो कि अच्छी लग रही है, सरगम ने गुस्से से कहा। फिर संयम सरगम की ओर पलटकर बोला, तुम भी अच्छी लग रही हो और साड़ी भी। और फिर सरगम शर्मा गई। संयम यही तो चाहता था कि सरगम के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव स्वतः उत्पन्न हो, और शायद अब यही हो रहा था। हफ्ते भर संयम घर पर रहा। वो अब दोनों एक ही बिस्तर पर लेटते, कुछ देर बातें करते और सो जाते। पति पत्नी वाला रिश्ता अब भी दोनों के बीच कायम न हुआ था। अब सरगम भी ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर साहब भी बोले कि अब सरगम पूर्णतः स्वस्थ है। इसलिए एक हफ्ते बाद संयम ऑफिस जाने लगा। अब सरगम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चला था। वो अब धीरे धीरे घर के काम करने भी सीखने लगी। सब्जी काटती तो उंगली काट लेती और कभी रोटी पकाती तो हाथ जला लेती। ये सब देखकर संयम कहता, तुमसे किसने कहा कि काम करो? तो क्या सारी जिंदगी तुम ही मुझे पकाकर खिलाते रहोगे? अब मुझे भी तो घर के काम सीखने चाहिए। सरगम भोलेपन से कहती, हाँ बाबा, सीख लेना घर के काम, लेकिन तुम इस तरह से चोटें लगवाती रहो और मैं उन पर मरहम मलता रहूं, ये मुझसे ना हो पाएगा। संयम कहता, मुझे दर्द में देखकर तुम्हें दुख होता है, और ये पूछते हुए सरगम की आंख भर आती। दुख नहीं होगा मुझे, तुम मेरी पत्नी जो हो, संयम कहता। फिर सरगम कुछ ना कहती और पलटकर धीरे से अपने आंसू पोंछ लेती, ताकि उसके आंसू संयम ना देख पाए। वो अब सजने संवरने भी लगी थी। रोज शाम को संयम के आने से पहले सलीके से श्रृंगार करती, और जब संयम उसे अनदेखा कर देता तो उसे बहुत बुरा लगता। उसका दिल प्रेम से भरा था, लेकिन वो प्रेम जुबान तक आने में समय लगा रहा था। बस वो तो अब उसकी आंखों से झलक रहा था। अब कुछ दिनों से संयम देर से घर आने लगा था, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई नई लड़की आई थी जिसका नाम माधुरी था, और उसे वहाँ की जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलता है। तो उसने अपनी मदद के लिए संयम से कहा, और संयम भी तैयार हो गया उसकी मदद के लिए। वो जब भी घर का सामान खरीदने के लिए संयम को बुलाती तो संयम उसके साथ बाजार जाने को राजी हो जाता। वो वहीं उनकी ही कसालोनों में रहती थी। उसे भी सरकारी घर मिल गया था। संयम का माधुरी के साथ आना जाना सरगम को फूटी आंख भी ना सुहाता, और वो मन ही मन में कुढ़कर रह जाती। ये कॉलोनी वालों को भी दिखने लगा था कि संयम का माधुरी के संग व्यवहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एक शादीशुदा पुरुष का यूं अनब्याही लड़की के साथ मेल मिलाप ठीक नहीं था। कॉलोनी के लोग अब उन दोनों के रिश्ते के बारे में बातें बनाने लगे थे। एक दिन ये बात वसुधा दीदी ने भी सरगम से कही। वे सरगम से बोली कि सरगम, जरा अपने पति की लगाम खींच कर रख। उस माधुरी से उसका ज्यादा मेलजोल अच्छा नहीं, कहीं आगे जाकर तुझे पछताना ना पड़े। फिर क्या था? वसुधा दीदी की बात सुनकर सरगम गुस्से से उबल पड़ी और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात हो चली थी, लेकिन संयम अभी तक घर नहीं लौटा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया, क्योंकि आज संयम माधुरी को घर लेकर आया था। माधुरी को अपने घर में देखकर वो संयम से भी चिढ़ गई।
वो उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन माधुरी से बिना मिले ही अपने कमरे में जाने लगी। तब संयम सरगम से बोला, सरगम देखो तो माधुरी आई है, जरा पानी वानी तो पिलाओ इसे। क्यों, इनके घर पर पानी नहीं है क्या? पास में ही तो रहती है, अपने घर जाकर पानी क्यों नहीं पी लेती? सरगम गुस्से से बोली। इतना सुनना था कि माधुरी बोली, सही तो कह रही है सरगम, मैं अब अपने घर जाती हूँ, वही पानी पी लूंगी। इतना कहकर माधुरी चली गई। संयम ने घर का दरवाजा बंद किया और फिर सरगम से पूछा, मेहमानों से कोई ऐसे पेश आता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरे घर में मुंह उठाकर चली आएगी और मैं ये सब सहन कर लूंगी। मैं हरगिज भी ये सब सहन नहीं करूंगी, सरगम बोली। उसने तुम्हें तो कभी कुछ बुरा नहीं बोला, तो फिर तुम उससे इतना क्यों चिढ़ती हो? संयम ने पूछा। बुरा तो नहीं बोल रही है, लेकिन बुरा कर तो रही है, सरगम बोली। भला वो क्या बुरा कर रही है तुम्हारा? संयम ने पूछा। तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है वो चुड़ैल। सरगम ये कहते कहते रो पड़ी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? संयम ने सरगम से पूछा। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, सरगम बोली। लेकिन तुम क्यों मरोगी मेरे बिना? संयम ने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और सरगम रोते हुए संयम के गले लग गई। सच में मुझसे प्यार करती हो तुम? संयम ने पूछा। हाँ सच में, सरगम रोते हुए बोली। पगली हो तुम, बिल्कुल। पता है मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ? जब से तुम दुल्हन के लिबास में बिस्तर में पांव पसार कर लेटी थी, तब से। उस रात तुमने मेरे माथे को चूमा था, उसकी गर्माहट मुझे आज भी अपने माथे पर महसूस होती है। मेरे प्यार को समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। और ये कहते कहते संयम की आंखें भी बरस पड़ी। फिर उसने सरगम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अच्छा तो उस रात तुम जाग रहे थे जब मैंने तुम्हारा माथा चूमा था, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सरगम ने पूछा। वो कहने वाली बात थोड़े थी, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे चाहने लगी हो, संयम बोला। अच्छा, और ये कहते हुए सरगम ने और भी कस के संयम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस रात चांद और उसकी चांदनी ने दोनों के मधुर मिलन की गवाही दी। उस दिन दोनों की जिंदगी ने सही मोड़ ले लिया था। अब सरगम पूर्णतः गृहिणी बन चुकी थी। जब इस बार वो गांव गई तो सभी उसे देखते रह गए कि ये वही अल्हड़ सरगम है जिसे कुछ नहीं आता था। और अब देखो तो पूरा घर सिर पर उठाए घूमती है, सारे काम काज में निपुण हो गई है। वो इस बार मायके भी गई और कनकलता ने जब दोनों को देखा तो बोली, आखिरकार दामाद जी सरगम का दिल जीतने में कामयाब हो ही गए। कुछ दिन गांव में रहकर फिर से दोनों शहर आ गए थे, क्योंकि सरगम ने अब 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन ले लिया था। उसे संयम ने पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया। अब दोनों की जिंदगी की गति सुचारू रूप से चल रही थी। और उधर अब कमलेश्वर के घर पर कमलेश्वर ने अब ग्रेजुएट कर लिया था। अब वो अपने आगे के भविष्य को लेकर चिंतित था कि अब वो क्या करे। उसने इंजीनियरिंग कर ली थी और नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था। तभी एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्यों रे, तेरे भाई और बहन का ब्याह हो चुका है, तुम कब ब्याह रचाएगा? अगर तू कहे तो देखूं कोई लड़की तेरे लिए। माँ, कितनी बार कहा है कि मुझे अभी ब्याह के झमेले में नहीं फंसना, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। तुम्हें मेरे ब्याह की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलेश्वर बोला। बेटा कमल, मत कर उसका इंतजार, न जाने कहाँ होगी वो। सुमित्रा बोली, मैं सरगम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रहा माँ, बस मुझे अभी ब्याह नहीं करना। कमलेश्वर बोला, बेटा तेरी आंखें सब कहती हैं कि तू अभी तक सरगम को भूला नहीं है। तू मुझे लाख छिपा ले अपनी मन की बात, लेकिन उसकी गुड़िया, उसकी चूड़िया और उसके रिबन को कल मैंने तेरे पुराने संदूक में तेरे कमरे की सफाई करते वक्त देखा था। सुमित्रा बोली, तुम गलत समझ रही हो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलेश्वर बोला, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ बेटा, वो तेरे भाग्य में नहीं है। अब तक तो उसका ब्याह भी हो चुका होगा, बाल बच्चों वाली हो गई होगी। वो सुमित्रा बोली, मैं भी देखना चाहता हूँ माँ कि मेरा भाग्य मुझसे कब तक रूठा रहता है। मेरी उम्मीद हमेशा यूं ही कायम रहेगी। कमलेश्वर बोला, तो तू जिद नहीं छोड़ेगा बेटा? सुमित्रा बोली, माँ, जिद तो तुम कर रही हो, मुझे मेरे अकेलेपन के साथ क्यों नहीं छोड़ देती? कमलेश्वर बोला, जा नहीं करती जिद, लेकिन एक बार फिर से कहूंगी कि उसका इंतजार केवल तुझे कष्ट ही देगा। उस चीज की उम्मीद लगाना गलत है जो तुझे मिले नहीं सकती। इतना कहकर सुमित्रा कमलेश्वर के पास से चली गई और कमलेश्वर फिर से अपनी पुरानी यादों में डूब गया।
सरगम और संयम के रिश्ते की मजबूती देखकर माधुरी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता था, क्योंकि अब संयम ने माधुरी से बिल्कुल से दूरियां बना ली थी। संयम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब सरगम और उसके दरमियां कोई भी तीसरा आए। वो इस शहर में नई नई आई थी, इसलिए संयम उसकी मदद कर रहा था। फिर उसे ये भी तो जानना था कि सरगम के मन में क्या है, वो उसे चाहती है या नहीं, माधुरी के साथ रहने से सरगम की क्या प्रतिक्रिया होती है। और अब ये उसने जान लिया था कि सरगम उसे कितना प्यार करती है। दोनों को साथ में देखकर माधुरी मन ही मन कुढ़ती रहती। वो संयम से दोस्ती बनाना चाहती, लेकिन संयम उससे दूर भागता था। ऑफिस में भी अब वो उससे कोई मतलब ना रखता। माधुरी सामने पड़ती तो वो अपना रास्ता बदल लेता। इस बात से माधुरी के मन में सरगम के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। सरगम और संयम का रिश्ता प्यार और हमदर्दी की छाव में फल फूल रहा था। संयम के प्यार की मिठास के साथ साथ अब सरगम ने 11वीं भी पास कर ली थी और 12वीं में पहुंच गई थी। समय के साथ साथ उसमें समझदारी और गंभीरता भी आती जा रही थी। अब कक्षा में लड़कियां उसे ये देखकर ये नहीं कहती थी कि तुझे कुछ नहीं आता। संयम और सरगम की शादी की तीसरी सालगिरह थी। संयम ने सरगम को तब कश्मीर ले जाने का सोचा और वो दोनों कश्मीर घूमने के लिए गए। सरगम तो कश्मीर की वादियों में खो सी गई। वो पहली बार कहीं घूमने आई थी और उस पल को वो अपनी आंखों और दिल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। उसने उस पल को संयम के संग भरपूर जिया। दोनों हफ्ते भर के लिए वहां गए थे और उन्होंने उन दिनों का भरपूर आनंद उठाया। वे दोनों दिन भर घूमते फिरते और शाम को होटल में आकर खाना खाते और फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते। कश्मीर से लौटने के बाद 1 ही महीने के भीतर सरगम ने खुशखबरी सुना दी। ये खबर संयम ने चिट्ठी द्वारा जगजीवन राम जी को दी। जगजीवन राम जी तो मारे खुशी के फूलों के ना समाये और सब मिलकर उस पल का इंतजार करने लगे जिस पल नन्ही सी जान सरगम की गोद में होगी। जब सरगम के प्रसव को 1-2 महीने शेष बचे थे तो जगजीवन राम जी ने दयामंती को सरगम की देखभाल के लिए संयम के पास शहर भेज दिया। महीने बीते और सबको इंतजार का फल मिला। सरगम ने प्यारे से खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। जब सरगम बेटे को लेकर गांव पहुंची तो जगजीवन राम जी परपोते को देखकर निहाल हो उठे और बोले, अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा। अपने संयम की औलाद को गोदी में खिला लिया और अब ईश्वर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जगजीवन राम जी ने बड़े धूमधाम से बच्चे का कुआं पूजन और नामकरण करवाया और बच्चे का नाम उन्होंने पुलकित रखा। पुलकित को लेकर सरगम मायके भी पहुंची। उसे देखकर संतोषी भी खुश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कनकलता खुश थी। उसने बच्चे की खूब बलाइयां ली और उसे ओम वाले लॉकेट की सोने की चेन पहनाई। उसने सरगम को भी तोहफे में सोने के कंगन दिए। दोनों की नजर उतारी। सरगम 1-2 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल आ गई। ससुराल में कुछ दिन रुक कर वो फिर से शहर वापस आ गई, क्योंकि उसकी 12वीं के इम्तिहान आने वाले थे। इसलिए पुलकित को संभालने के लिए दमयंती बुआ को संयम अपने साथ ले आया। सरगम के इम्तिहान अब नजदीक आ चुके थे, इसलिए वो अब पढ़ाई में लगने लगी। पुलकित के आ जाने से अब घर के काम भी बढ़ गए थे, इसलिए संयम ने घर के कामों के लिए बाई लगवा ली। दमयंती बुआ जो थी, बाई पर नज रखने के लिए। खाना संयम बना लेता तो कभी दमयंती बुआ बना लेती। सरगम ने 12वीं के इम्तिहान भी दे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। फिर उसने संयम से कहा कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहती। कॉलेज के लिए समय कहाँ है, पुलकित को संभालना ज्यादा जरूरी। सरगम की बात सुनकर संयम बोला, ठीक है, तुम रेगुलर पढ़ाई मत करो, बीए का प्राइवेट फार्म डाल दो, घर में रहकर पढ़ाई करो। जब इम्तिहान आ जाए तो पेपर दे देना। कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर आगे मत पढ़ना। मैं कहूँगा भी नहीं। और सरगम ने संयम की बात मान ली। वो अब घर पर रहकर ही पढ़ने लगी थी। जब वो बीए द्वितीय वर्ष में पहुंची तो पुलकित 2 साल का होकर तीसरी में लग चुका था। सबकी जिंदगी यूं ही चल ही रही थी कि एक दिन सरगम को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। दयामंती बुआ घबरा गई। संयम से कहा कि फौरन डॉक्टर को बुलाओ। तब सरगम मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर खाकर गिर पड़ी और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी कौन सी बीमारी है भला, जरा मैं भी तो सुनूं, जो तू इतना मुस्कुरा रही है। दमयंती बुआ बोली, कुछ नहीं बुआ जी, पुलकित का साया आने वाला है। सरगम बोली, अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया, पगली कहेगी। दमयंती बुआ मुस्कुराते हुए बोली,
बस बताने वाली थी, सोच रही थी पहले डॉक्टर से मिल लूं, फिर बताऊंगी। लेकिन आज इस भेद को खोलना ही पड़ा। सरगम बोली, अब तो तुझे अपना और भी ख्याल रखना पड़ेगा। दमयंती बुआ बोली, साथ में संयम भी खड़ा था और वो सरगम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दमयंती बुआ समझदार थी, इसलिए समझ कि संयम सरगम से बात करना चाहता है। फिर वे पुलकित से बोली, पुलकित बेटा, चलो हम बाहर बरामदे में जाकर खेलते हैं। दमयंती बुआ के जाते ही संयम सरगम से बोला, श्रीमती जी बधाई हो, पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वो मुस्कुराते हुए संयम के सीने से लग गई। ये खुशखबरी भी संयम ने चिट्ठी में लिखकर गांव भेज दी। खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हुए और कुछ ही महीनों के बाद सरगम ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हर्षित रखा। पुलकित और हर्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और साथ साथ सरगम की पढ़ाई भी चल रही थी।